हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अचीवर पर्वतता में। मैं हूं आपके साथ प्रभास कुमार। 10वीं के वो सभी छात्र जो 2021 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, उसके लिए हम डेली ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट को लेकर आपके बीच में हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक दिन संध्या 7 बजे इस टेस्ट का आयोजन होता है। तो दोस्तों, आप जो है अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि वह भी जुड़कर लाभ उठा पाएँ। यदि आपने लाइक नहीं किया है तो अभी मत करें। यदि आपको पसंद आएगा तो निश्चित रूप में बाद में ज़रूर लाइक कीजिएगा। और यदि आप इस चैनल पर नए जुड़े हुए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। और यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करते हुए ऑल को ज़रूर क्लिक कर दें ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, आज जो है हम यहाँ पर इस प्रैक्टिस टेस्ट के माध्यम से हिस्ट्री विषय से संबंधित जो है चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करने वाले हैं। यहाँ पर जो है यह आपका पहला पार्ट है और इस पार्ट में जो है आप यूरोप में राष्ट्रवाद से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। आपके लिए प्रश्न आएंगे, 4 महत्वपूर्ण विकल्प आएंगे और जैसे ही चौथा विकल्प समाप्त होगा तो टाइमर लगा हुआ है 10 सेकंड का, तो आपका समय स्टार्ट हो जाएगा और जैसे ही समय समाप्त होगा तो आपको सही उत्तर भी प्राप्त हो जाएगा। लेकिन इस बीच में आप जो है लाइव चैट के माध्यम से जो सही उत्तर है प्रश्न की संख्या के साथ सही उत्तर को A, B, C अथवा D को लिखकर आप जरूर कमेंट करें। तो बहुत से छात्र जुड़ गए हैं, आप भी जुड़े। तो चलिए हम पहला सवाल आपके बीच में लाते हैं। पहला सवाल है आपके लिए महत्वपूर्ण सवाल। देखिए क्या है। प्रश्न है, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? विकल्प है आपके लिए सिपाही, दूसरा विकल्प है किसान, तीसरा विकल्प है जमींदार और चौथा महत्वपूर्ण विकल्प नाविक। समय समाप्त हुआ। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, नाविक। तो चलिए, बहुतों ने अच्छा जवाब दिया है। बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल है, देखिए सवाल है आपके लिए, यंग यूरोप या यूरोप की स्थापना किसने किया था? सवाल फिर से सुने, यंग यूरोप या यूरोप की स्थापना किसने किया था? और ऑप्शन आपके लिए महत्वपूर्ण ऑप्शन काबुर ने, मेजनी ने, बिस्मार्क ने और डी गैरिबाल्डी ने। आप में से बहुतों ने जवाब दिया है। आप इसी तरह लाइव चैट के माध्यम से प्रश्न की संख्या के साथ सही उत्तर को लेकर जवाब देते जाएं। और यह 10 सेकंड आपको इसलिए दिया गया है कि आप इस बीच पे सोच सकें। यदि हो सकता है कोई जवाब ना दे पा रहे हो तो कम से कम सोचिए इसका सही उत्तर क्या है, जो कि आप अपने कॉन्फिडेंस को हासिल कर पाएं। तो चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मेजनी ने। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण सवाल, तीसरा सवाल, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? पहला विकल्प है आपके लिए रूस को, दूसरा विकल्प है आपके लिए जर्मनी को, तीसरा विकल्प है आपके लिए तुर्की को और चौथा यूनान को। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, तुर्की को। तो चलिए चौथे सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा चौथा सवाल क्या है। चौथा सवाल है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? ऑप्शन क्रीमिया का युद्ध, सेडाओ का युद्ध, पर्सा एवं डेनमार्क का युद्ध और चौथा विकल्प सेडान का युद्ध। चलिए समय समाप्त हुआ। सही उत्तर को देखते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी,
सेडान का युद्ध। तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप इसी तरह जवाब दें, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप सही जवाब दें। तो चलिए पांचवा सवाल। तो पांचवा सवाल है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन नेपोलियन बोनापार्ट ने, लुई 18वां ने, नेपोलियन तृतीय ने और चौथा बिस्मार्क ने। चलिए इसके सही उत्तर को देखते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नेपोलियन बोनापार्ट ने। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल, छठा सवाल देखते हैं। सवाल है वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना की गई थी? सवाल, वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना की गई थी? और पहला विकल्प है आपके लिए हैब्सबर्ग, दूसरा है आर्लिया, तीसरा है बुर्बो और चौथा है आपके लिए जारशाही। चलिए सही उत्तर को देखते हैं। सही उत्तर ऑप्शन सी, बुर्बो। चलिए आप मेहनत करते जाएं। आपके लिए सातवां सवाल, महत्वपूर्ण सवाल देखें। सातवां सवाल क्या है? सातवां सवाल है आपके लिए कि सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच जो युद्ध हुआ था कहाँ हुआ था? बताना है फ्रांस और पर्सा के बीच 1870 में लड़ा गया जो युद्ध था वह कहाँ हुआ था। आपके लिए चार महत्वपूर्ण ऑप्शन, जिसमें पहला ऑप्शन है आपके लिए सेडान, दूसरा ऑप्शन है सेडोवा, तीसरा ऑप्शन है साइडाइन और चौथा ऑप्शन है फ्रैंकफर्ट। समय समाप्त हुआ। सही उत्तर है आपके लिए ऑप्शन ए, सेडान। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके लिए आठवां महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए सवाल है आपके लिए कि जाल वेरिन एक संस्था थी। जाल वेरिन एक संस्था थी। आपको बताना यह किस प्रकार की संस्था थी, किसकी संस्था थी? ऑप्शन ए है क्रांतिकारियों की, बी है व्यापारियों की, ऑप्शन सी है आपके लिए विद्वानों की और डी महत्वपूर्ण विकल्प पादरी सामंतों की। चलिए आपने अच्छा जवाब दिया है। सही उत्तर ऑप्शन बी, व्यापारियों की। हम आपके समय को ज़्यादा जाया नहीं करना चाहते हैं। यदि आप कमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने मन में सही उत्तर को सोचें और फिर जब आपके पास सही उत्तर आता है तो मिलाएं और अपने कॉन्फिडेंस को हासिल करें। यदि आप रॉन्ग हैं तो फिर आप अपने आप में सुधार करें और अपने मुकाम को हासिल करें। तो चलिए नवा महत्वपूर्ण प्रश्न, नवा सवाल है आपके लिए कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली और जर्मनी के बारे में बताना है कि वह किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन पहला उत्तरी अमेरिका, दूसरा ऑप्शन दक्षिणी अमेरिका, तीसरा ऑप्शन यूरोप और चौथा ऑप्शन आपके लिए है पश्चिमी एशिया। चलिए सही उत्तर को देखते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन सी, यूरोप। आपके लिए 10वां सवाल देखते हैं। 10वां सवाल क्या है? यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा है? आपको जवाब देना है। 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन जर्मनी, दूसरा ऑप्शन आपके लिए है यूनान, तीसरा है तुर्की और चौथा ऑप्शन है आपके लिए इंग्लैंड।
ठीक है। चलिए सही उत्तर को देखते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन बी, यूनान। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला महत्वपूर्ण सवाल 11वां नंबर का, देखते हैं क्या है। सवाल है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? 4 महत्वपूर्ण ऑप्शन में पहला विकल्प है आपके लिए मेजनी, दूसरा है हिटलर, तीसरा है आपके लिए बिस्मार्क और चौथा आपके लिए है विलियम प्रथम। और सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी, बिस्मार्क। तो चलिए समय को जाया ना करते हुए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 12वां आपके लिए, 12वां सवाल है आपके लिए बिस्मार्क जो था निम्न में क्या था? यानी बिस्मार्क के बारे में बताना है कि वह क्या था। क्या कवि था? ऑप्शन बी, नाटककार था, सी, संगीतज्ञ था और डी, क्या वह कूटनीतिज्ञ था? तो सही उत्तर है इसका कि वह कूटनीतिज्ञ था। चौथा विकल्प आपके लिए सही है। आप जिसने चौथे विकल्प को टिक लगाया है, आप बधाई के पात्र हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल जो 13वां नंबर का सवाल है, देखते हैं। मुखातिब होते हैं 13वें सवाल की तरफ। 13वां सवाल है आपके लिए, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? आपको बताना है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया और ऑप्शन डी प्रूसिया। सही उत्तर इसका है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रिया। चलिए 14वें नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 14वां नंबर सवाल आपके बीच में है। सवाल है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? ऑप्शन है आपके लिए 1864 में, ऑप्शन बी 1866 में, आपको जवाब देना है 1870 में या 1871 में। सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी, 1871 में। 15वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 15वां सवाल आपके लिए है, देखिए सवाल नंबर 15। सवाल है आपके लिए, 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? ऑप्शन ए तुर्की, ऑप्शन बी यूनान, ऑप्शन सी हंगरी और ऑप्शन डी पोलैंड। सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए, तुर्की। 16वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 16वां सवाल देखते हैं क्या है। 16वां सवाल है आपके लिए, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? माने यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? यह सवाल इसके पहले भी आ गया था, यह दोबारा रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। इसका सही उत्तर आपने पहले भी दिया है। इसका सही उत्तर होगा यूनान। तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है सवाल 17, महत्वपूर्ण सवाल आपके लिए। सवाल है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना, कार्बोनरी, फिलिक हेटारिया या डायट? तो सही उत्तर है आपका, देखें ऑप्शन बी, कार्बोनरी। सही उत्तर है इसका कार्बोनरी। तो चलिए
अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है 18 नंबर सवाल है आपके लिए कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था। तो चलिए सवाल का जवाब दीजिए इन 4 विकल्पों में से, जिसमें पहला विकल्प है इटली को, दूसरा है फ्रांस को, तीसरा है हंगरी को और चौथा है यूनान को। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। सही उत्तर ऑप्शन डी यूनान को। तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 19 सवाल है आपके लिए, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ। 1688 में, 1707 में, 1788 में या 1807 में। चलिए सही उत्तर देखते हैं। ऑप्शन ए 1688 में। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपके लिए, अगला सवाल है आपके लिए सवाल नंबर 20। देखिए क्या है सवाल है आपके लिए, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। 1789 में, 1791 में, 1801 में या चौथा विकल्प 1804 में। चलिए सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी 1804 में। अगला सवाल देखिए, अगला जो सवाल है आपके लिए सवाल नंबर 21। सवाल देखिए क्या है। सवाल है कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। और ऑप्शन है 1810 में। दूसरा है ऑप्शन आपके लिए, देखिए दूसरा ऑप्शन क्या है 1815 में। तीसरा विकल्प है आपके लिए, तीसरा विकल्प है 1830 में और चौथा 1848 में। चलिए सही उत्तर को देखते हैं। सही उत्तर है 1810 में। पहला विकल्प आपका सही उत्तर है। 22वें सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल 22 सवाल है आपके लिए। सवाल है जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए। पहला सवाल ऑप्शन 1, दूसरा 2, तीसरा 3 और चौथा 4। तो चलिए सही उत्तर है इसका कि 3। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे। तो 3 युद्ध किए थे। चलिए 23वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 23वां सवाल है आपके लिए कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई। सवाल आपके लिए पुनः मैं दोहरा दूं, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई। पहला विकल्प रूस की, दूसरा तुर्की की, तीसरा है आपके लिए यूनान की और चौथा आपको बताना है फ्रांस की। चलिए आपको मैं फिर रिपीट कर दूं कि आप लाइव चैट के माध्यम से आप सही उत्तर को प्रश्न की संख्या के साथ लिख सकते हैं। जैसे यह 23वां सवाल है और इसका सही उत्तर आप जैसा कि जान रहे हैं कि ऑप्शन बी है तुर्की की, तो आप 23 बी लिख सकते थे और आप जवाब दे सकते थे। तो आप इसी तरह जवाब दें। हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं।
अगला सवाल है सवाल नंबर 24। और इस सवाल को बोलने से पहले मैं फिर एक बार रिपीट कर दूं कि आप यदि अभी तक शेयर नहीं किए हैं तो आप अपने मित्रों के पास भी शेयर कर दें। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि कल का जब टेस्ट हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बढ़ते हैं 24वें सवाल की तरफ। 24वां सवाल है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था? ऑप्शन ए है ट्यूडर, स्टुअर्ट, तीसरा विकल्प है बुर्बो और चौथा विकल्प है आपके लिए रोमनोव। चलिए सही उत्तर देखते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन सी बुर्बो। आप 25वें सवाल की तरफ जा रहे हैं। 25वां महत्वपूर्ण सवाल है आपके लिए। देखें, सवाल है आपके लिए कि वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? ब्रिटेन, दूसरा रूस, तीसरा फ्रांस और चौथा ऑप्शन है आपके लिए जर्मनी। चलिए सही उत्तर देते हैं। सही उत्तर देखते हैं, ऑप्शन डी है इसका जर्मनी। और अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल 26 की तरफ मूव करते हैं। देखते हैं सवाल 26 क्या है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही मजा आ रहा होगा। तो चलिए 26 नंबर सवाल है कि वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? और पहला विकल्प रूस ने, दूसरा है आपके लिए ब्रिटेन ने और तीसरा आपके लिए है फ्रांस ने और चौथा ऑस्ट्रेलिया ने। चलिए सही उत्तर देखते हैं। सही उत्तर है आपके लिए ऑप्शन ए रूस ने। तो चलिए अभी तक आपने जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर क्लिक करें और ऑल नोटिफिकेशन को दबाएं। तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल 27 नंबर सवाल है कि यंग इटली का संस्थापक कौन था? यंग इटली का संस्थापक कौन था? तो चलिए ऑप्शन ए है जियोबट्टी, दूसरा है काबू, तीसरा है आपके लिए मेजनी और चौथा है आपके लिए गैरीबाल्डी। फिर मैं एक बार रिपीट कर दूं कि इसी तरह का टेस्ट प्रत्येक दिन आपको संध्या 7 बजे करवाया जाएगा। आप इसके लिए तैयार रहेंगे। प्रत्येक दिन अलग अलग चैप्टर का टेस्ट होगा, तो आप इसके लिए तैयार रहेंगे। आज हमने सोशल साइंस से संबंधित हिस्ट्री का पहला चैप्टर यूरोप का राष्ट्रवाद चैप्टर से हम प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो चलिए इसके सही उत्तर को देखते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन 3 मेजनी। और आप में से बहुतों ने अच्छा जवाब दिया है। तो अगले दिन भी आपको टेस्ट मिलेगा। किसी दिन फिजिक्स का होगा, किसी दिन केमिस्ट्री का होगा, किसी दिन बायोलॉजी का होगा और हाँ इकोनॉमिक्स भी होगा। आप इसके लिए टेंशन ना लेंगे। तो चलिए 28वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 28वें सवाल को देखते हैं। 28वां सवाल है आपके लिए। सवाल है कि नव ग्वेल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? नव ग्वेल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? 4 महत्वपूर्ण विकल्प में से पहला विकल्प है इटली, दूसरा है जर्मनी, तीसरा है फ्रांस और चौथा है आपके लिए ब्रिटेन। सही उत्तर है इसका, देखते हैं, ऑप्शन ए आपका उत्तर है इटली। चलिए 29 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 29 देखते हैं क्या है। चार्टिस्ट आंदोलन कहां संपन्न हुए? सवाल है चार्टिस्ट आंदोलन कहां संपन्न हुए? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रिया,
आपके लिए बी ऑप्शन है इटली, सी है जर्मनी और डी है इंग्लैंड। चलिए सही उत्तर को देखते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन डी इंग्लैंड। सवाल नंबर 30, महत्वपूर्ण सवाल की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। यदि अच्छा लग रहा होगा तब तो लाइक बनता है, आप जरूर लाइक कर दें। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए सवाल नंबर 30। सवाल 30 है कि जाल्बेराइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? जाल्बेराइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? ऑप्शन है पर्सा, ऑप्शन है दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा विकल्प है आपके लिए सार्डिनिया, चौथा आपके लिए विकल्प है फ्रांस। चलिए सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए पर्सा। अगले सवाल 31 नंबर सवाल की तरफ मुखातिब होते हैं और सवाल देखते हैं क्या है। 31 नंबर सवाल है आपके लिए कि हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की भाषा क्या थी? और आपके लिए 4 विकल्प, जिसमें पहला विकल्प है इतावली, दूसरा विकल्प है मैंग्यार, तीसरा विकल्प है आपके लिए पोलिश और चौथा विकल्प है आपके लिए फ्रेंच। चलिए सही उत्तर को देखते हैं। ऑप्शन बी मैंग्यार। अब हम 32वें सवाल की तरफ चलते हैं। 32वां सवाल है आपके लिए, देखिए सवाल है आपके लिए 32 नंबर का सवाल है आपके लिए। सवाल है कि मारियान किस देश की राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? 4 महत्व विकल्प में से पहला विकल्प है आपके लिए फ्रांस, दूसरा विकल्प है रूस, तीसरा है इटली और चौथा विकल्प है आपके लिए जर्मनी। चलिए सही उत्तर की तरफ जाते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन ए फ्रांस। बढ़ते हैं 33वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मैं फिर एक बार रिपीट कर दूं, यदि आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक कीजिए। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो आप सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करते हुए ऑल नोटिफिकेशन को जरूर क्लिक कीजिए। तो चलिए, लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था? 4 महत्वपूर्ण विकल्प में से पहला विकल्प है आपके लिए बिस्मार्क ने, दूसरा विकल्प है काबुर ने, तीसरा विकल्प है आपके लिए मेजनी ने और चौथा विकल्प है आपके लिए गैरीवाल्डी ने। चलिए सही उत्तर ऑप्शन डी गैरीवाल्डी ने। लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन गैरीवाल्डी ने किया था। आपने सही जवाब दिया है। आप अचीवर पर्वता चैनल के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस प्रैक्टिस टेस्ट को दे पा रहे हैं। तो चलिए अगले सवाल की ओर जाते हैं। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? पहला विकल्प है आपके लिए पुनर्जागरण, दूसरा विकल्प है धर्म सुधार आंदोलन, तीसरा है गौरवपूर्ण क्रांति और चौथा विकल्प है आपके लिए फ्रांस की क्रांति। चलिए सही उत्तर को देखते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन ए पुनर्जागरण। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 35।
सवाल है आपके लिए कि जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था। जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था। नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय, विक्टर एमेन्युएल और चौथा विकल्प है आपके लिए विलियम प्रथम। सही उत्तर को देखते हैं। इसका सही उत्तर है, देखिए, करेक्ट आंसर बी, नेपोलियन तृतीय। प्रश्न संख्या 36 सवाल है आपके लिए, पर्सा का शासक कौन था। पर्सा का शासक कौन था। नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय, विक्टर एमेन्युएल या विलियम प्रथम। सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी, विलियम प्रथम। प्रश्न संख्या 37 है आपके लिए, मेटरनिक कौन था। मेटरनिक कौन था। ऑस्ट्रिया का चांसलर, दूसरा पर्सा का चांसलर, तीसरा विकल्प है फ्रांस का सम्राट और चौथा विकल्प है आपके लिए रूस का जार। चलिए, सवाल का उत्तर जो है वह है ऑस्ट्रिया का चांसलर सही उत्तर है। हम 38वें नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं और सवाल को देखते हैं। सवाल है आपके लिए 38 नंबर सवाल है कि सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई। सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है पर्सा की, दूसरा ऑप्शन है सार्डिनिया की, तीसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रिया की और चौथा विकल्प है आपके लिए नेपल्स की। सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी, ऑस्ट्रिया की। तो चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 39 सवाल है आपके लिए कि काउंट काबुर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। काउंट काबुर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। विकल्प है आपके लिए सेनापति, दूसरा विकल्प है आपके लिए राजदूत, तीसरा विकल्प है आपके लिए प्रधानमंत्री और चौथा विकल्प है आपके लिए गृह मंत्री। दोस्तों इसका सही उत्तर देखते हैं क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री, यानी काउंट काबुर को विक्टर एमेनुअल ने प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया था। दोस्तों यदि यह टेस्ट यदि आपको अच्छा लगा, मैं चैप्टर वाइज करा रहा हूँ। पुनः कल मैं संध्या 7 बजे इसी तरह का टेस्ट लेकर रहूँगा। कल पुनः इस तरह का टेस्ट होगा और इसी तरह एग्जाम तक आपको कंटिन्यू प्रत्येक चैप्टर का आपको टेस्ट मिलता चला जाएगा। आप जुड़े रहें इस चैनल से और लाभ उठाएं। तो यदि आपको यह टेस्ट अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करेंगे और यदि आप चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए पुनः मिलते हैं कल। धन्यवाद।